मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठी फोन पर गेम खेल रही थी। अचानक मेरे कानों से किसी के रोने की आवाज टकराई। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1 साल का बच्चा रो रहा है। ये रोने की आवाज मुझे पहली बार नहीं आई थी। अक्सर ऐसा होता रहता था। मैं जानती थी कि ये आवाजें थर्ड फ्लोर के उस बंद कमरे से आ रही हैं, जिसे सालों से ताला लगाया हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे ऐसी आवाजें क्यों आती हैं। मेरे घर में मेरी बहन, मेरे माँ बाप, चचा चची, ताया ताई और उनके बच्चे रहते थे। हैरानी की बात तो ये थी कि यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी। सौदे, क्या तुम्हें कोई आवाज़ आई? मैंने उससे पूछा, और हमेशा की तरह उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसको आवाज़ नहीं आई होगी। मेरे अंदर आवाज़ आई कि आज तो मुझे इस कमरे से बाहर ज़रूर जाकर देखना चाहिए कि इस कमरे से आवाज़ें क्यों आ रही हैं। मैं कमरे के अंदर तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे ताला लगा दिया था, लेकिन उसके दरवाजे के बाहर कान लगाकर जरूर खड़ी हो सकती थी। मैं छुप कर वहां जाना चाहती थी, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल जाता तो मेरे साथ अच्छा नहीं होता। वो मुझे बहुत डांटते। मैंने अपनी गेम मुकम्मल की और चुपके से उठकर थर्ड फ्लोर पर आ गई। ये कमरा सबसे आखिर में था। मैं अभी सीढ़ियों में ही थी कि मैंने इस बंद कमरे के अंदर सफ़ेद सूट में लिपटे हुए वजूद को जाते देखा। वो जो भी था, बंद दरवाजे से ही उसमें दाखिल हो गया था। अब वो बच्चा जो मुसलसल रो रहा था, खामोश हो चुका था। मैं हैरान थी। आज पहली बार मैंने किसी को इस कमरे में जाते देखा था। क्या हमारे घर में जन्नात रहते हैं? मैंने डरते हुए सोचा। जिस अंदाज में वो वजूद बंद दरवाजे से कमरे में गया था, इससे यही जाहिर होता था कि वो कोई गैर इंसानी मखलूक है। मैं सीढ़ियों में छुपकर ये मंजर देख रही थी। पता नहीं घर वालों को इस बारे में मालूम था या नहीं, लेकिन मैं तजस्सुस के तहत सोच रही थी कि मुझे इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर कमरे में देखना चाहिए कि वहां ऐसा कौन सा राज दफन है जिसकी वजह से इस कमरे को सदियों से ताला लगा है। मेरे कांधे पर अचानक किसी ने हाथ रखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरे पीछे तनवीला खड़ी थी। बीबी, आपको नीचे आपकी अम्मी बुला रही हैं, तनवीला ने अजीब मायने खेज अल्फाज में कहा। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया। हालांकि मेरा जाने का इरादा नहीं था। मैं जब भी इस कमरे में जाने की कोशिश करती, ये तनवीला मेरे रास्ते में रुकावट बन जाती। तनवीला हमारी कोई दूर की रिश्तेदार थी। मैं बचपन से इसे अपने घर में देखती आई थी। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। मैं जानबूझकर सीढ़ियां उतरने लगी ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि मैं जा रही हूँ। मुझे जाता देखकर वो अपने पोर्शन में चली गई। मैं वहीं रुक गई थी और बिना आवाज किए दबे पांव ऊपर आ गई और सीढ़ियों में मौजूद खिड़की से देखने लगी। तनवीला मेरे सामने चाबी से दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में दाखिल हुई और उसके बाद उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी रूह लरस गई। मैंने आज तक किसी को इस कमरे में जाते नहीं देखा और मेरी आंखों के सामने तनवीला इस कमरे में दाखिल हो गई थी। या अल्लाह, ये कैसा राज था? मेरी रूह लरस गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल मुसलसल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो ऐसा राज है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। मैंने सोचा कि तनवीला के पास अगर इस कमरे के ताले की चाबी है, तो यकीनन ये चाबी इसके कमरे से ही बरामद होगी। तो क्यों ना मैं आज रात तनवीला के कमरे से वो चाबी चुरा लूं। मेरे अंदर का तजस्सुस जाग गया था और मैंने सोच लिया था कि आज मैं इस रात से पर्दा उठाकर रहूंगी। मैं और मेरी बहन सौदे हम एक ही कमरे में सोते थे। मैं उसको अपने उस राज में शरीक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पेट में तो कोई बात टिकती ही नहीं थी। अगर मैं उसे सच बता देती तो वो घर में सबको ये बात बता देती और फिर मुझे घर वालों से डांट पड़ती। अमूमन 11-12 बजे तनवीला सो जाती थी। मैं 1 बजे उसके कमरे में गई और बिना शोर किए वो चाबी ढूंढने लगी। उसकी साइड टेबल के ड्रॉस में मुझे वो चाबी मिल गई। मैंने खुशी से वो चाबी उठा ली और जिन कदमों से गई थी बिना शोर किए, उन्हीं कदमों के जरिए मैं वापस चली गई। इस वक्त रात हो रही थी और मेरा पूरा घर एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। हर जगह तारीकी ही तारीकी थी। मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। थोड़ा थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं इस रात से पर्दा उठाना चाहती थी। यूं मैं मुश्किल से तीसरी मंजिल पर आ गई। यहाँ कोई भी नहीं था। सब सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पर सोते थे। मैंने लाइट जलाई और इस कमरे के बाहर जा पहुंची। अब तो मेरे हाथ पांव कप कपाने लगे थे। मैंने कांपते हाथों से ताला खोल लिया। ताला उतारकर मैंने जमीन पर रखा और कुंडी खोलने लगी। मेरा दिल धड़क रहा था। उसकी आवाज़ में बआसानी सुन सकती थी। दरवाज़ा खुल चुका था। इससे कबल कि मैं उस कमरे में जाती, मेरे शाने पर किसी ने हाथ रख दिया। मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा तो मेरे पीछे तनवीला खड़ी थी और वो शदीद गुस्से में थी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे की चाबी चुराने की? तन्वीला गुस्से में बोली और उसने मुझे धक्का दिया। मैं साइड पर हो गई। उसने मुझसे चाबी खींची और फौरी उस कमरे को ताला लगा दिया। तन्वीला, मुझे इस कमरे में जाने दो। मुझे इस कमरे से बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। मैं उसके पीछे का राज जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे इस कमरे में जाने दो। मैंने तन्वीला से इल्तिजा की। अब तो उसे मजीद गुस्सा आ गया। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गई और मुझे खींचते हुए नीचे ले गई। मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे पता चल गया था कि मैं यहाँ ऊपर हूँ। मैंने नीचे पहुंचकर सबको जगा दिया। सभी उठ गए थे। पूछे इससे, ये इतनी रात को मेरे कमरे से चाबी चुराकर उस तीसरी मंजिल वाले कमरे में क्या करने गई थी? मुझे इसके इरादे सही नहीं लगते। इसकी जल्दी शादी कर दी जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये रोजाना मेरे कमरे में घुस आती है ताकि चाबी चुरा कर उस कमरे का राज मालूम कर सके। तन्वीला गुस्से में बोली। मैं दंग रह गई। वो मुझ पर यह इल्जाम लगा रही थी कि मैं रोज उसके कमरे में जाती हूँ, हालांकि मैं तो आज पहली बार उसके कमरे की चाबी चुराने गई थी। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं रोज इसके कमरे। मैं फौरी बोलने लगी, लेकिन अब्बू मुझे डांटने लगे। उनके बाद अम्मी भी डांटने लगी। ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती। मैं कल ही इसकी शादी की बात अरीशा से करती हूँ। मंगनी हो चुकी है इसकी, इसलिए अब शादी में देर करने का कोई जवाब नहीं। इस लड़की ने हमारे घर को किसी मुसीबत में डाल देना है, इसीलिए इसका इस घर से जाना बेहतर है। मैं कह रही हूँ, कल ही इसकी शादी की तारीख लेने के लिए अरीशा को बुलाएंगे हम। अम्मी गुस्से में बोली। शादी का सुनकर मेरी रूह फना हो गई। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी उम्र वैसे तो 22 साल थी और मैं पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा शादी का दिल नहीं करता था। मैं नहीं जानती थी ये शादी करके मैं कितनी बड़ी और खौफनाक मुसीबत में फंसने वाली हूँ। अगले दिन वाकई अरीशा फुप्पो घर आ गई थी और मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। मेरी शादी इसी महीने की 25 तारीख को थी, यानी शादी में सिर्फ 20 दिन बाकी थे। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मंगनी तो मैंने कर ली थी। मेरा मंगेतर सिनान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। न जाने क्यों वो मुझे कुछ अजीब सा लगता था। वैसे तो घर में सब उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे वो क्यों पसंद नहीं। मैं अम्मी के कमरे में आ गई ताकि अम्मी को शादी मुलतवी करने के लिए कायल कर सकूं। अचानक मेरे कमरे से फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपना सर थाम लिया। एक बार फिर मेरा तजस्सुस जाग गया था और मेरा दिल कर रहा था कि इस कमरे का राज जान सकूं। लेकिन मेरी शादी का मामला इस वजह से खुला था क्योंकि मैं इस कमरे में वो राज जानने चली गई थी। यानी सारी मुसीबत शादी की इसी कमरे की वजह से आई थी। लानत भेजती हूँ मैं इस राज पर। मुझे इस कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं तन्वीला खुद को क्या समझती है। पता नहीं अम्मी अब्बू ने उसका मुंह बंद करने और उसे कमरे पर निगाह रखने के कितने पैसे दिए होंगे। हाँ, जाहिर है पैसे दिए होंगे। इसी वजह से तो मुझे राज पता चलने नहीं देती है। मैंने गुस्से से सोचा। इसके बाद मैं अम्मी के कमरे में आ गई। अम्मी मेरी बात सुने। मैं अब कभी कोई ऊट पटांग हरकतें नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी ये शादी रुकवा दें। मुझे नहीं करनी अभी शादी। मैं अम्मी के आगे हाथ जोड़कर बोली। अम्मी सोने के जेवरात देख रही थी जो मुझे शादी पर देने थे। तुम अगर इस कमरे में जाने की हमाकत ना करती तो मैं शादी का सोचती तक नहीं, लेकिन तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। सो अपना मुंह बंद रखो अब और खामोशी से शादी की तैयारी करो, क्योंकि अब तुम जो भी कर लो, जितना भी जोर लगा लो, शादी की डेट और शादी टल नहीं सकती। अम्मी ने कहा। उनकी बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मेरी एक छोटी सी गलती की सजा वो मुझे शादी के रूप में दे रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी मज़ाहमत को कभी खातिर में लाया ही नहीं। इसीलिए मैं अब भी जानती थी कि मेरे घर वालों ने मेरी नहीं सुननी थी, चाहे मैं जो भी कर लेती। जब्त से मैंने मुट्ठियां भींच ली। तो ठीक है अम्मी, आप मेरी शादी नहीं रोकेंगी तो मैं भी अब कहती हूँ कि इस कमरे का राज जान कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे ताला खोलना पड़े या तोड़ना पड़े। ये मेरा वादा है। आप भी अपनी मर्जी कर लें। मेरी शादी करके तो मैं भी अपनी मर्जी पूरी कर लेती हूँ इस कमरे में जाकर। मैं गुस्से में कहकर कमरे से बाहर आ गई। अम्मी मुझे गुस्से में गालियां देती रह गई। मैं थोड़ा आगे ही आई थी कि मुझे लगा मुझे किसी ने धक्का दिया है। काफ़ी ज़ोर से मैं ज़मीन पर गिरी थी। मेरे लबों से सिसकी निकल आई क्योंकि मुझे चोट लग गई थी। काफ़ी ज़ोर से मैं ज़मीन पर गिरी थी और मैं देख रही थी कि ये क्या हुआ। न सामने कोई था और न पीछे। फिर न जाने किसने मुझे धक्का दिया था। मैं ज़मीन पर गिर गई।
मेरे हाथ जमीन पर थे। अचानक मुझे अपने हाथों के पास किसी के पैर नजर आए। मैंने सर उठाकर देखा तो वहां तन्वीला थी। वो गुस्से में मुझे देखती हुई जमीन पर जाकर बैठी। इस कमरे का राज जिस दिन तुमने जान लिया तो याद रखो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो इज्जत के साथ इस कमरे से दूर रहो और इस घर से जाओ। तन्वीला मेरे कानों में सरगोशी करते हुए बोली। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह लरस गई। अब वो उठकर जा चुकी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था तन्वीला मुझे इस तरह कह रही थी। इसके अंदर कब से इतनी जुर्रत आ गई। मैं बामुश्किल उठी और चलने की कोशिश करने लगी। मैं एक बात तो जान गई थी कि वहां बहुत बड़ा राज दफन था। इसी वजह से तो तन्वीला जैसी लड़की भी मेरे सामने शेर बन गई थी। ये भी मेरी जिद थी कि मैं उस कमरे को जरूर देख कर रहूंगी। इस तन्वीला को तो मैंने कुछ नहीं कहा था और खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस तन्वीला से भी बदला लेकर रहूंगी। 24 तारीख को मेरी मेहंदी थी। मैंने पूरी मेहंदी के दौरान सड़ी हुई शक्ल बना रखी थी। सब मेरी शादी से बहुत खुश थे सिवाय मेरे। मैं लॉन में झूले पर बैठी हुई थी। मैंने पीला सूट पहन रखा था। अचानक मेरी नज़र सामने दरख्त पर पड़ी। मुझे नजर आया कि वहां कोई सफ़ेद कपड़ों में लिपटा वजूद है। इसके बाद मेरे कानों से उस बच्ची के रोने की आवाज़ें टकराईं। ये आवाज़ उसी तीसरी मंजिल वाले कमरे से आ रही थी। इस आवाज़ के आते ही वो वजूद वहां से गायब हो गया और कुछ ही सेकंड्स में इस बच्चे के रोने की आवाज़ आना भी ख़त्म हो गई। मैं शदीद परेशान हो चुकी थी। ये राज मेरे दिमाग की शरियानें फाड़ देगा। 25 तारीख को मेरी बारात थी। सनान की शक्ल देखकर मुझे नए सिरे से गुस्सा आ रहा था। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सारी शादी मुझे उसका चेहरा देख देख कर घर वालों पर भी गुस्सा आया जा रहा था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और मेरी फूफो रहते थे। यूँ रात को मैं अपने ससुराल आ गई। मैं कमरे में तन्हा बैठी हुई थी। इस कमरे में एक स्टोरी रूम भी था। ये भी लॉक था। मैं तन्हा कमरे में बैठी हुई थी। रात के 11 बज गए थे। अचानक मेरे कानों से फिर उसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये आवाज़ तो उसी स्टोर रूम से आ रही थी। या अल्लाह, ये क्या राज है। पहले मेरे घर से आवाज़ आ रही थी और अब मेरे ससुराल वालों के घर से भी आ रही थी। मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि सनान कमरे में आ गया। मुझे ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जे होना पड़ा। एक पल के लिए सन्नान को देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था और थोड़ी ही देर में वो मेरे साथ फ्रैंक होकर बातें करने लगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सड़ा हुआ सन्नान है। ये निकाह के 2 बोल का असर था कि मेरे दिल में सन्नान के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होने लगे थे। उस रात मुझे सन्नान ने मुकम्मल तौर पर अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया था। ये रात भी सुकून से गुजर गई, लेकिन मेरे दिल में मौजूद उस तजस्सुस के तूफान ने सुकून नहीं लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये रोज़ का मामूल बन गया कि मुझे उस स्टोर रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत परेशान थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? चुनांचा मैंने ये बात सन्नान से शेयर करने का सोचा। यूँ इतवार का दिन था और वो घर पर था, इसीलिए मैंने उससे बात की। सन्नान, मुझे अपने घर से पहले तीसरी मंजिल के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी और जब से मैं इस घर में आई हूँ हमारे स्टोर रूम से भी मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। इसके पीछे क्या राज है? क्या आप स्टोर रूम की चाबी मुझे दे सकते हैं ताकि मैं उसे खोल लूँ? मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए सन्नान का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? उसने मुझसे पूछा। मुझे लगता है कोई जिन्नात वगैरह हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैंने एक बार अपने घर में किसी को देखा भी था, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर उसने कहकहा लगाया। देखो डार्लिंग, मुझे लगता है तुम मेंटली तौर पर नॉर्मल नहीं हो। आई मीन शायद किसी चीज़ की टेंशन है तुम्हें, सो इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो आवाज़ें तुम्हारा वहम है, वरना सोचो 2 घरों से तुम्हें कैसे एक ही बच्चे के रोने की आवाज़ें आ सकती हैं? सन्नान ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। क्या मैं पागल हो गई थी? ये मुझे वाकई दिमाग का मसला था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सन्नान को कुछ नहीं कहा। उस रात मैं बेहद परेशान थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे शायद अब अकेले ही कुछ करना था। मैं सोच चुकी थी कि अपने घर दोबारा जाऊंगी और चाहे कुछ भी हो जाए उस कमरे में जाकर देखूंगी कि क्या वो सब आवाज़ें और किसी को देखना
मेरा वहम ही था या वाकई कोई बहुत भयानक राज था जो सब मुझसे छुपा रहे थे? 3 साल गुजर चुके थे और आज भी मुझे वो आवाज़ें आती थी। मैं इसके पीछे का राज जान नहीं सकी थी। अलबत्ता मुझे उस घर में कोई गैर इंसानी मखलूक भी चलती फिरती नजर आती थी। कुछ माह से मुझे सनान का रवैया बदला हुआ लग रहा था। वो बार बार बच्चों की बात कर रहा था। उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। 3 साल हमारी शादी को हो गए थे लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी ना थी। सनान, आप बार बार बच्चे की बात क्यों करते हैं? जब अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा तब हो जाएगा, मैंने उसे समझाया। अगर तुमने बहुत जल्द बच्चे की खुशखबरी ना सुनाई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सन्नान की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सन्नान मुझे कभी ऐसा भी कह सकते हैं। अरीशा फुप्पो पापा की कजन थी, इसीलिए हम उन्हें फुप्पो कहा करते थे। सन्नान का रवैया एकदम बदल गया था। शादी के शुरू दिनों में वो मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रख रहा था, फिर अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया था जो ऐसी बातें कर रहा था। "आह, सन्नान, आप मजाक कर रहे हैं ना?" मैंने पूछा, क्योंकि मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि सन्नान इतनी जल्दी इतना बदल सकते हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझ पर काफी गुस्सा किया। वो इस बात पर बजिद थे कि वो दूसरी शादी करके रहेंगे। कुछ माह मजीद गुजर गए। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक रात मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे करीब कोई खड़ा हुआ है। वो कोई मर्द था और उसके हाथ में एक बच्चा था। मेरी रूह लरस कर रह गई। मैंने डर के मारे सन्नान को उठाया। जब तक सन्नान उठा वो लोग स्टोर रूम में दोबारा जा चुके थे। मैंने सन्नान को बताया लेकिन उल्टा सन्नान ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया और ताने देना शुरू कर दिए। मैं रोने लगी थी। सन्नान को मेरे रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुझे ये तक कह दिया कि अगर तुमने कुछ दिनों में खुशखबरी ना सुनाई तो वो मुझे स्टोर रूम में जिन्नात के कमरे में बंद कर देगा। मैं लरस कर रह गई। तो यानी इस स्टोर रूम में जिन्नात रहते थे? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अगले दिन ही एक खंजर साइड टेबल की ड्रॉ में छुपा कर रख दिया ताकि अगर वाकई ऐसा करना चाहे ये तो मैं खंजर साथ रख लूं। मुझे जिन्नात से बहुत डर लग रहा था। मैं मायके जाना चाहती थी लेकिन सन्नान और फुप्पो नहीं जाने दे रहे थे। 2 दिन बाद सन्नान को और फुप्पो को दोबारा बच्चे का दौरा पड़ गया। सन्नान बहुत गुस्से में था। मैंने अपने दुपट्टे में वो खंजर बांध दिया। मैं कांप रही थी। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बांझ औरत। आज जिन्नात जब तुम्हें मजा चखाएंगे तो पता चलेगा। लानत भेजता हूं मैं तुम पर। वो गुस्से में कहकर मुझे स्टोर रूम के कमरे में घसीटता ले गया। मैं उससे इल्तिजाएं करती रही लेकिन उसने मेरी न सुनी। उसने अपने कान बंद कर रखे थे। वो मुझे घसीट कर स्टोर रूम में ले गया। मैं आज पहली बार स्टोर रूम में आई थी। ये बहुत बड़ा था। इसके वस्त में एक पुराना सा बेड था। उसने मुझे उस पर धक्का दिया और कमरे से बाहर जाकर कुंडी लगा दी। मैं बेड से उठकर भागना चाहती थी लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे कदम किसी ने जंजीरों में जकड़ लिए हैं। मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। कहीं जिन्नात ने तो मुझे पकड़ नहीं लिया। ये सोचते ही मेरी रूह फना हो गई और मैं रोने लगी। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास तो वो खंजर पड़ा है, इसीलिए जिन्नात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने अपने दुपट्टे की गिरा खोली और उसमें से खंजर निकाल लिया। इसी दौरान वो जिनजादा हाजिर हुआ। वहां सामने एक जिनजादा था जिसके हाथ में मैंने बच्चा देखा था। वो मेरी तरफ आ रहा था। मेरे से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं उसको खंजर दिखाते हुए चीख कर बोली ताकि वो मुझसे दूर रहे और खौफजदा हो जाए। लेकिन वो एक जिनजादा था, कोई इंसान नहीं था जो मुझसे खौफजदा हो जाता। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं लरसने लगी थी। मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई। अचानक उस जिनजादे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे लबों से दिल खराश चीख निकली और डर के मारे मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अजीब सी जगह पर हूँ। यहाँ काफी अंधेरा है। मुझे ये मेरा घर या स्टोर रूम नहीं लग रहा था। अचानक मैंने बाहर देखा तो मेरी रूह फना हो गई क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि ये तो जिन्नात की दुनिया है। मैं इस वक्त जिन्नात की दुनिया में पहुंच चुकी थी। छोड़ दो मुझे, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? मैंने कुछ नहीं किया। सामने आओ, हिम्मत है तो छोड़ दो मुझे। तुम्हें हजरत सुलेमान का वास्ता देती हूँ, मैं रोते हुए बोली। थोड़ी देर में वही जिनजादा हाजिर हुआ। शोर करना बंद करो मीने, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम यूं ही चीखती रही तो कोई और तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, जिनजादे ने धीमी और नर्म आवाज में कहा। मैं उसके लहजे पर काफी हैरान हुई थी। मैं तो उसे कोई वहशी जिनजादा समझ रही थी, लेकिन उसका अंदाज और लहजा बहुत शाइस्ता था। मुझे मेरे घर वापस छोड़ाओ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो
اولاد کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس میں میری کیا غلطی جو مجھے سزا مل رہی ہے؟ میں اس جنزادے سے روتے ہوئے کہنے لگی، مینے، بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسی کون سی بات تھی جس سے میں بے خبر تھی۔ اس جنزادے نے مجھے خود ہی بتانا شروع کیا اور میں خاموشی سے اسے سننے لگی۔ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنے لگا۔ اس جنزادے نے بتایا کہ وہ سالوں سے میرے گھر میں رہتا ہے۔ میرے دادا کی دوستی جنات سے تھی۔ تنویلا بھی ایک جنزادی تھی جو صدیوں سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ عریشہ پھپھو میرے پاپا کو پسند کرتی تھی اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاپا نے ان سے شادی نہیں کی۔ عریشہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب سے بدلہ لیں گی اور سب کے ساتھ برا کریں گی۔ کچھ گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے عریشہ پھپھو کو سب نے الگ کر دیا۔ ان کی شادی تو ہو چکی تھی، لیکن ان کے دل سے انتقام کی آگ نہ بجھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب سے بدلہ لیں گی، سب یاد کریں گی۔ یوں انہوں نے جنزادے حنین کو میرے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ مجھے ڈرایا کرے اور میرے گھر والوں کو بتائے تاکہ سب خوفزدہ ہو جائیں۔ مینے، میں نے کبھی آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو بچہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ تنویلا کا بچہ ہے۔ میں تنویلا کا بھائی ہوں۔ اس نے آپ کو کبھی اس کمرے میں اس لیے نہیں آنے دیا تاکہ آپ کے ساتھ برا نہ ہو جائے، کیونکہ اس کمرے میں اور بھی جنات موجود ہیں جو برے ہیں اور ان کو آپ کی اسی پھپھو نے بھیجا ہے۔ تنویلا کی وجہ سے وہ جنات پورے گھر کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، اسی لیے دیکھیے میں نے آج بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ اس جنزادے حنین نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی باتیں سن کر میں بے یقین اور صدمے کی کیفیت میں گم ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عریشہ پھپھو بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر سکتی ہیں۔ اسی لیے تو اتنی دشمنی کے باوجود وہ میرا رشتہ لینے پر بضد تھی تاکہ ہم سب سے بدلہ لیتی رہیں۔ اسی لیے تو وہ مجھے اذیت پہنچاتی رہی تھی، اور اب بچے کا جھوٹا ڈرامہ کر کے وہ مجھے طلاق دلوا کر گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ میرے پاپا بہت نرم دل تھے، اسی لیے انہوں نے عریشہ پھپھو کو معاف کر دیا تھا، ورنہ مجھے یہ معلوم تھا کہ عریشہ پھپھو نے بھاگ کر شادی کی تھی، اور یہ بھی انہوں نے جان بوجھ کر ہی کیا تھا۔ مجھے ان سب سے نفرت ہونے لگی۔ عریشہ اور اس کا بیٹا سنان آپس میں ملے ہوئے ہیں مینے، ہمیں بہت جلد ان کو ٹھکانے لگانا ہوگا، ورنہ وہ اپنے مزید جنات آپ پر اور آپ کے خاندان پر چھوڑ دیں گے، اور پھر ان کے جال سے آپ سب نکل نہیں سکیں گے۔ جنزادے نے مزید کہا۔ اس نے بتایا کہ میرے گھر والے یہ جانتے تھے کہ 3rd فلور والے کمرے میں جنات رہتے ہیں، لیکن میرے گھر والے یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں میرے دادا جی کے دوست جنات کے ساتھ ساتھ برے جنات بھی رہتے ہیں۔ کچھ ضروری باتوں کے بعد میں نے اس جنزادے سے کہا کہ وہ مجھے میرے مائکے چھوڑ آئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سنان سے خلا لے لوں گی۔ اس جنزادے سے میں نے کہا تھا وہ میرے گھر والوں کو خود ہی سچ بتا دے، کیونکہ ممکن تھا کہ گھر والے میری بات کا یقین نہ کرتے۔ اچانک اس جھونپڑی میں کچھ جنات داخل ہوئے۔ ان کے گلے میں سلیب کے نشان والا لاکٹ تھا۔ وہ عیسائی جنات تھے۔ انہوں نے جنزادے حنین کو گرفت میں لے لیا۔ تنویلا بھی ان کی گرفت میں آ چکی تھی۔ میں نے ان کو بچانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ عیسائی جنات نے مجھے تھپڑ مارا۔ میرا سر جھونپڑی کی دیوار میں جا لگا۔ میرے سر میں شدت سے درد اٹھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے مائکے میں پایا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس وقت مائکے میں پھپھو اور سنان بھی تھے۔ وہ دونوں ہی مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ اب میں کس طرح حنین اور تنویلا کو چھڑواؤں، کس طرح پھپھو اور سنان سے جان چھڑواؤں، اور کس طرح سب سچ سب کے سامنے لاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ چلو آؤ مینے، گھر چلیں۔ سنان کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ پاپا، میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہ بتا دیں۔ دیکھو تنویلا اور حنین کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ دادا ابو کی جنات سے دوستی رہی تھی، ہو سکتا ہے پاپا ان کو بازیاب کرانے میں کچھ کر سکیں۔ میں نے سودے سے پوچھا۔ اسے میرا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں ماما پاپا کے کمرے میں آ گئے۔ ہم دونوں نے انہیں سچائی سے آشنا کیا تھا۔ میں نے حنین کے بارے میں بھی انہیں سب کچھ بتا دیا۔ مجھے یاد ہے ابو یعنی تمہارے دادا حنین جنزادے کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ عریشہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی ہوگی۔ میں تمہیں خلا دلوا کر رہوں گا اور تنویلا حنین بھی ان جنات کی قید سے ضرور نکلیں گے، ابو نے غصے میں کہا۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ ماما پاپا نے میری بات کا یقین کر لیا تھا۔ پاپا نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا اور بتایا کہ اس سلسلے میں پاپا کے چچا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔
वो दादा ابو کے بھائی تھے اور وہ بھی جنات سے دوستی کر چکے تھے۔ پاپا کا کہنا تھا کہ اگر وہ سنان اور پھپھو کو خلا کا کہیں گے تو انہیں ہم پر شک ہو سکتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے جنات کو ٹھکانے لگایا جائے اور اس کے بعد خلا کی بات کی جائے، تاکہ ہمارے کام میں پھپھو اور سنان رکاوٹ نہ بنے۔ اگلے دن دادا ابو کے بھائی گھر میں آ گئے تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے۔ انہوں نے اس 3rd فلور کے کمرے میں جانے کا کہا۔ اس کے بعد چچا، تایا، پاپا اور دادا ابو کے بھائی جان اس کمرے میں چلے گئے۔ کمرے سے جنات کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا دادا ابو کے بھائی انہیں ڈانٹ رہے تھے۔ کچھ دیر میں جنات کی معافی مانگنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہمیں معاف کر دو، ہم اس گھر سے جا رہے ہیں، ہمیں قید نہ کرنا، ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، حنین اور تنویلا کو ہم رہا کر دیں گے۔ وہ جنات یہ کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سب خوشی خوشی نیچے آ گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی ایک طوفان آنا باقی تھا۔ ہم نے ان جنات کو بھگا دیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حنین اور تنویلا بھی ان کی گرفت سے اب آزاد ہو جائیں گے۔ دادا ابو کے بھائی نے خوشی خوشی بتایا، اب چونکہ سب ٹھیک ہے تو ہمیں اس فسادن اور دھوکے باز عریشہ اور اس کے بیٹے سنان کو بھی انجام تک پہنچانا ہے۔ پاپا نے تیش سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میرے کانوں سے سودے کی 1 سالہ بیٹی سارا کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ میں نے دیکھا سارا صوفے پر لیٹی رو رہی تھی اور لاؤنج میں کہیں بھی سودے نہیں تھی، حالانکہ تھوڑی دیر قبل تو وہ یہیں پر تھی۔ پاپا، سودے کہاں ہے؟ نہ جانے یہ پوچھتے ہوئے میرا دل برے انداز میں کیوں دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسے آوازیں دی اور ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ ہر فلور پر ہم نے اسے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اس کا نام و نشان کہیں نہ تھا۔ پاپا، سودے کیوں نہیں مل رہی ہے؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پلیز اس کو ڈھونڈیں، میں روتے ہوئے بولی۔ سب پریشان ہو گئے تھے۔ امی بھی رو رہی تھی اور روتے ہوئے سارا کو چپ کروا رہی تھی۔ کہیں اسے وہ جنات تو نہیں لے گئے؟ پاپا نے صدمے سے اپنے چچا سے پوچھا۔ سب کو سانپ سونکھ گیا تھا، لگتا تو یہی کہ وہ جنات دھوکے باز نکلے۔ انہوں نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے سودے بیٹی کو اٹھا لیا ہے، عامل صاحب نے کہا۔ میں اب پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں اس عریشہ کو نہیں چھوڑوں گا، آج وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گی۔ اس نے ان جنات کو ہمارے گھر بھیجا تھا۔ پاپا غصے میں بولے اور عریشہ پھپھو کے گھر نکل گئے۔ سب ان کے پیچھے ان کو روکنے بھاگے، لیکن ان کے سر پر تو خون سوار تھا، وہ کسی صورت نہیں رک رہے تھے۔ مجبوراً سب مردوں کو ان کے ساتھ جانا پڑا، لیکن افسوس عریشہ پھپھو کے گیٹ کو تو تالا لگا ہوا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں۔ پاپا نے ان کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ یوں سب لوگ مایوسی سے گھر لوٹ آئے۔ ان جنات نے یقیناً ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تنویلا اور حنین سمیت سودے ان کے قبضے میں ہے۔ اب ان کو بازیاب کرانے کا ایک ہی راستہ ہے اور یہ کہ مینے بیٹی کو جنات کی دنیا میں جانا پڑے گا۔ اسی کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے، دادا کے چچا نے کہا۔ میں نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ میں جنات کی دنیا میں جاؤں گی اور اپنی بہن کو چھڑوا کر لے کر آؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ عریشہ پھپھو اور سنان سے تو مجھے ایسا بدلہ لینا تھا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتے۔ میں نے دادا کے بھائی سے کہا کہ میں جنات کی دنیا میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں اپنی بہن کو چھڑوا کر لاؤں گی۔ لیکن میرے پاپا کو اس بات پر اعتراض تھا۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ میری ایک بیٹی پہلے ہی جنات کے قبضے میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب دوسری بھی وہاں چلی جائے اور جنات اسے کوئی نقصان پہنچا دیں، اسی لیے یہی بہتر ہے کہ میں خود چلا جاؤں۔ پاپا کی بات سن کر دادا کے بھائی نے اس بات کی نفی کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کام کے لیے مینے کو ہی جانا ہوگا، کیونکہ یہ جنات خاص طور پر آپ کی بیٹیوں کو تکلیف دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے مینے کا جانا بہتر ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں اپنے ایک دوست مسلمان جنزادے کو مینے کے ساتھ بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جنزادہ حاضر کیا۔ وہ کافی اچھا دکھتا تھا، اس کا چہرہ کہیں سے بھی خوفناک نہیں تھا، شاید اس لیے کیونکہ وہ مسلمان اور نیک جنزادہ تھا۔ انہوں نے اس جنزادے کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جنزادہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ یہاں سب مختلف قبائل میں رہتے تھے۔ جس جنزادے کی میں ساتھ تھی وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ عیسائی جنات کا قبیلہ یہاں سے دور ہے، وہاں پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا، جنزادے نے مجھے بتایا۔ ہم چلتے جا رہے تھے۔ جنزادے نے یہ بھی بتایا کہ ان عیسائی جنات کی بستی میں داخل ہونا کافی مشکل ہے۔ ہم چلتے چلے جا رہے تھے، رستے میں مجھے کئی خوفناک چیزیں بھی نظر آئی تھیں، جیسے انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں وغیرہ، کہیں کہیں انسان بھی مردہ پڑے ہوئے تھے۔ میرے اندر اس جنزادے سے ان سب کے بارے میں پوچھنے کی ہمت تک نہ تھی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں دل میں اپنی بہن کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں عیسائی جنات کا قبیلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ جگہ بہت خوفناک تھی، آسمان سرخ ہو رہا تھا اور لال آندھی چل رہی تھی۔ ڈرونی اشکال کے جنات بھی پھر رہے تھے۔
मुसलमान जिनजाति की वजह से कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। काफी देर चलने के बाद सरदार जिनजादा एक जगह रुक गया। यहाँ तय खाना है, इसमें हुनैन और जिनजादी तनवीला को कैद किया गया है। हमें पहले इनको आज़ाद करवाना होगा, सरदार ने कहा। इस वक्त कहीं भी जिन्नात के सिपाहियों का पहरा नहीं था, सब मसरूफ थे। सरदार मुझे तय खाने में ले आए। वहां मुझे हुनैन और तनवीला बुरी हालत में मिले। उनके जिस्म से खून बह रहा था और वो जंजीरों में कैद थे। सरदार ने अपनी ताकत के जरिए उनकी जंजीरों को खोला था। हुनैन और तनवीला सरदार को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि सरदार जब्बार के कबीले से ही उन दोनों का भी ताल्लुक था। मेरी बहन सौदे को उन ईसाई जिन्नात ने उठा लिया है। क्या आप दोनों ने यहाँ मेरी बहन को देखा है? मैंने उनसे पूछा। नहीं मीने, वो ईसाई जिन्नात तो यहाँ आए ही नहीं। उन्होंने जब हमें कैद किया था, इसके बाद वो आपके ही घर चले गए थे। इसके बाद वो लौट कर नहीं आए, तनवीला ने कहा। तो फिर सौदे कहाँ जा सकती है? मैं अपने आंसू कंट्रोल न कर सकी और सिसकियों के साथ रोने लगी। तनवीला और हुनैन भी परेशान हो गए थे। आप फिक्र मत करें मीने, हम सौदे को ढूंढ कर रहेंगे। अब हम आज़ाद हो गए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जिनजादे हुनैन ने कहा। हम सब वहां से बाहर निकल आए थे। हुनैन और तनवीला ने ईसाई जिन्नात का रूप धार लिया था, इसीलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा था। काफी देर बाद हम सब सौदे की तलाश में यहाँ वहां भटकते रहे। जिन्नात ने अब अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन नतीजा सिफर था। सौदे का कुछ पता न चला। मैं अब उन मुसलमान जिन्नात के कबीले में आ चुकी थी। मेरा अंदाजा कह रहा है कि सौदे हमारी दुनिया में नहीं है मीने। अगर वो हमारी दुनिया में कहीं होती तो हम उसे लाजमन ढूंढ चुके होते। हमने सब कुछ कर लिया है और अपनी ताकत इस्तेमाल कर ली है, मगर उसका नामो निशान नहीं मिलना। हो सकता है कि उन्होंने सौदे को आपकी दुनिया में कहीं कैद किया हुआ हो। सरदार की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे दिमाग में 3rd फ्लोर का वो कमरा आ गया। उसे तो हमने खोल कर चेक ही नहीं किया था, क्योंकि वहां ताला लगा हुआ था। मुझे अपने दिल में इस बात पर 100% यकीन हो गया कि सौदे उसी कमरे में है। हुनैन और तनवीला, हो सकता है उन जिन्नात ने उसे जानबूझकर हमारे घर की 3री मंजिल वाले कमरे में कैद किया हो, मैंने कहा। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। न जाने क्यों हुनैन और तनवीला भी मेरे साथ जाना चाहते थे। वो हमेशा से मेरे घर ही रह रहे थे। थोड़ी देर में हम अपने घर में पापा के कमरे में मौजूद थे। हमें देखते ही पापा ने सौदे के बारे में पूछा। मैंने पापा से उस कमरे में चलने को कहा। पापा ने फौरी अपनी जेब से उस कमरे की चाबी निकाली और सब ऊपर आ गए। जैसे ही हमने वो कमरा खोला, हमें जमीन पर एक वजूद गिरा हुआ नजर आया। बिलाशुबा वो सौदे ही थी। हम भागकर उसकी जानिब आए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। वो खून में लथपथ थी। काफी कोशिशों के बाद भी वो होश में ना आ सकी। पापा के चचा ने कांपते हाथों से सौदे की नब्ज देखी थी और उसकी सांस चेक की थी। सौदे मर चुकी थी। उन जिन्नात ने उसे मार दिया था। उनकी दिल दहला देने वाली बात सुनकर हमें ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान हम पर आ गिरा है। घर में चीखों पुकार होने लगी। तनवीला भी रो रही थी। वो सरदार को बताने अपनी दुनिया में वापस चले गए थे। सौदे को ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि उसकी मौत हो चुकी थी। हर आंख नम थी और सब गम से निढाल थे। 3 दिन किस तरह गुजर गए किसी को खबर न हुई। सारा का भी रो रो कर बुरा हाल था। हमने बड़ी मुश्किल से सारा को संभाला हुआ था। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बहन मर चुकी है। जिनजादी तनवीला और जिनजादा हुनैन आज वापस आ गए थे। वो जिन्नात मारे गए हैं जिन्होंने सौदे को मारा है। ये वही जिन्नात हैं जिनको आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था। सरदार ने सबका खात्मा कर दिया है। उन दोनों ने हमें खुशखबरी सुनाई। मेरे दिल को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब अरीशा फुप्पो और सन्नान अंजाम को पहुंचते। ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग इंसानों से बदला उसकी औलाद के जरिए लेते हैं। काफी साल पहले पापा ने अरीशा फुप्पो से शादी नहीं की थी। इस बात ने उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी और इस बात का बदला उन्होंने पापा की औलाद यानी मेरे और सौदे के जरिए लिया था। एक बार वो दोनों मुझे मिल जाएं, मैं उनका कत्ल अपने हाथों से कर दूंगी। ये मैंने तय कर लिया था। सारा को अपनी माँ की जरूरत थी। उसे रोता देखकर मैं भी रो पड़ती थी। कुछ दिनों बाद अरीशा फुप्पो और सनान मुझे लेने के लिए घर आ गए। वो आज वापस लौटे थे। उन्हें देखकर हम सबका खून खौल उठा। तुम बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमसे शादी ना करने का जो फैसला मैंने किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, पापा ने गुस्से में कहा। मैंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ सन्नान के मुंह पर जड़ दिया। वो हैरान था। उसकी अना जाग गई थी, लेकिन पापा के आगे वो रद्द अमल नहीं दे सकता था। इसी असना में अब्बू ने तनवीला और हुनैन को हुक्म दिया कि वो सन्नान और आयशा को जिंदा जला दें।
پھپھو سب سمجھ گئی تھی۔ وہ غرور سے بولی کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میرے جنات تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ عریشہ پھپھو کی بات سن کر ہم طنزیہ ہنس دیے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے جنات تو مر چکے ہیں، اسی لیے اب وہ دونوں کسی صورت ہمارے غضب سے نہیں بچ سکتے تھے۔ تنویلا نے غصے میں ایک منتر پڑھا اور ایک انگوٹھی اتار کر اس کے نک کا رخ ان دونوں کی جانب کیا۔ یکدم ان کو آگ لگ گئی۔ انہیں ایسی توقع نہ تھی۔ وہ چیختے چلاتے رہے اور اپنے جنات کو بلاتے رہے، لیکن وہ تب آتے اگر زندہ ہوتے۔ عریشہ اور سنان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ آگ نے انہیں پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کا وجود جل رہا تھا اور وہ پگھل رہے تھے۔ ہم سب ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرا دل بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں اپنی بہن کے قاتلوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھ رہی ہوں۔ کافی دیر بعد موت نے ان کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ وہ جل کر راکھ بن چکے تھے۔ آگ اب بجھ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی مر گئے تھے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے سارا کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خاموش ہو گئی۔ میں سودے کو یاد کر کے رو پڑی۔ ہمارے سردار آپ کو دعوت پر اپنی دنیا میں مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب رات کو تیار رہیے گا۔ اگر آپ منع کریں گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ جنزادی تنویلا نے کہا۔ ہم منع نہیں کر پائے تھے اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ میرے دادا ابو کی تو جنات سے دوستی رہی تھی، لیکن اب ہماری دوستی بھی ہو چکی تھی۔ ان کی دنیا میں ہمیں کافی مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم واپس لوٹ آئے۔ مجھے سارا کی بہت فکر تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سودے کی یاد آتی، کیونکہ وہ ہو بہو ویسی ہی تھی۔ سودے کا شوہر امجد سارا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن سارا اس کے پاس نہیں رہتی تھی۔ یوں وہ روزانہ یہاں آ کر اس سے مل جایا کرتا۔ سارا بہت رویا کرتی تھی۔ آج بھی وہ رو رہی تھی۔ میں نے سارا کو زمین پر بٹھایا اور تھک کر آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر میں سارا رونا بند ہو گئی اور اچانک اس کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ سارا کے ساتھ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس 3 سالہ بچہ بیٹھا تھا، جو اس سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا بچہ نہیں تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میں یہ سوچنے لگی کہ یہ یقیناً جنات میں سے ہے اور یہ ہماری سارا کو مجھ سے چھیننے آیا ہے۔ میں نے جھپٹ کر سارا کو اٹھایا اور چیخنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں مار ڈالوں گی تمہیں۔ کن جنات نے تمہیں میری سارا کو مجھ سے چھیننے کے لیے بھیجا ہے؟ بولو۔ میرے چلانے پر وہ بچہ رونے لگا۔ اچانک وہاں تنویلا بھی آ گئی۔ مینے بیوی، ڈرے مت، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ کبھی سارا کو یا کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تنویلا کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے سارا کو اس بچے کنان کے پاس بٹھا دیا۔ وہ دونوں کھیل رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ کافی دیر بعد گھر میں سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر سودے کی کمی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ امی مجھے کہنے لگی میں امجد سے سارا کے لیے شادی کر لوں، کیونکہ سارا کو ماں باپ دونوں کی ضرورت تھی۔ میں اس فیصلے پر دل سے راضی نہیں تھی، لیکن سارا کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا تھا۔ یوں میں نے امجد سے شادی کر لی اور سارا کے نام اپنی زندگی کر دی۔